नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अमर अमर। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी का खास कार्यक्रम सवाल जरूरी है। सवाल जरूरी है। इस खास प्रोग्राम में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनका परिचय में कराने के पहले आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें से 25 ऐसी सीटें हैं जिसके कांग्रेस के विधायकों ने अपनी विधायिका से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया और 15 महीने की कमलनाथ सरकार को गिरा दिया। इसी कड़ी में मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप विधायक थे तो इस्तीफा क्यों दिया, और इस्तीफा दिया तो फिर चुनाव के लिए चुनाव मैदान में विधायक बनने के लिए क्यों तैयार हो गए। इसी खास चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसके साथ मेरे साथ खास मेहमान हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता बदनावर के पूर्व विधायक हेमराज जी पाटीदार। बहुत बहुत स्वागत है पाटीदार सर आपका। नमस्कार। मेरे साथ देवेंद्र जी पटेल है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ अगले मेहमान है प्रहलाद सिंह सोलंकी जी, डॉक्टर साहब है। ये जिला भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। ये भाजपा की तरफ से अपने विचार रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ अगले मेहमान है कांग्रेस से, कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज सिंह गौतम। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक ही मेहमान हमारे साथ मौजूद है। साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार बदनावर के महेश जी पाटीदार हैं, जो कि निडर निष्पक्ष के नाम से जाने जाते हैं और बदनावर क्षेत्र की जनता की समस्या को बखूबी जानते हैं और समय समय पर उनकी आवाज उठाते हैं और लिखते हैं, चाहे सत्ता हो या चाहे कोई भी हो, कभी वो उनकी कलम रुकती नहीं है। हम उनके भी विचार जानेंगे और एक बार मेहमानों का जोरदार तालियों से स्वागत। मेरे साथ दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मेरी सहयोगी एंकर मेघा जैन आगे शुरुआत करने जा रही है जी। नमस्कार, ग्लोबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। हमारी खास पेशकश उपचुनाव में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता साथ है, वो साथ खास भी है। मार्च में जो राजनीतिक घटनाक्रम मध्य प्रदेश में घटा, उस घटनाक्रम के न वो केवल साक्षी थे बल्कि उस घटनाक्रम के वो दावेदार भी थे। सरकार के निर्णय में उनकी एक अहम भूमिका रही। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस से लड़े 2018 में भूतपूर्व जो विधायक रहे राजवर्धन जी दत्ती गांव, अचानक उनके निर्णय को चेंज करके वो सिंधिया समर्थक बीजेपी में आए और आज वो बदनावर में प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। मैं बीजेपी के पूर्व विधायक जी से पूछना चाहूंगी, ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हुई 2018 में राजवर्धन दत्ती गांव विधायक के रूप में खड़े थे, उसके बाद भी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में उनको आना पड़ा और विधायक में प्रत्याशी के रूप में आपने उनको चुना, ऐसा क्या हुआ? इस संबंध में मैं इतना ही बताऊंगा कि हमारे पास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी खड़े हैं। कांग्रेस ने अपना एक वचन पत्र बनाया था, उसमें अनेक घोषणा, किसानों की कर्ज माफी की, 5 रुपये लीटर दूध पे बोनस की, बेरोजगार भत्ता की, महिला समूह का कर्ज माफ करने की, ऐसी अनेक घोषणा की थी। और वो घोषणा पत्र कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने बनाकर महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और राजवर्धन उस टीम के प्रमुख थे, उनको प्रचार करने के लिए दिया गया और उन्होंने क्षेत्र में जाकर उस चुनाव के पूर्व, चुनाव चलते हुए उस घोषणा पत्र का वाचन करते हुए जनता से मत प्राप्त करने की कोशिश की और उस मत के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनी। जनता ने सहयोग दिया, क्षेत्र के मतदाता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। परंतु वो घोषणा आपने स्वयं मालूम है कि मंदसौर में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उंगली पे गिनकर 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन में अगर हम कर्ज माफ नहीं करेंगे तो 11वें दिन हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। इस संबंध में जो वचन पत्र में कही गई बात के लिए महाराज ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के पे दबाव डाला, साहब ये घोषणा पत्र
हम गांव गांव हर आम सभा में बोले, इसके आधार पर सरकार बनी, इसका पूरा करें, देखेंगे करेंगे, देखेंगे करेंगे। अंतिम में उनने कहा हम सड़क पर उतरेंगे, उन्हें उतर जाओ, और उसी मुद्दे के लेकर सड़क पर उतरकर 22 साथी के साथ इस्तीफा देकर कांग्रेस की सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार बनाने में उन्हें सहयोग दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल मैं लूंगा हमारे मनोज गौतम जी से। क्या कारण था जबकि घोषणा की गई थी कि 10 दिन में कर्जा माफ होगा, 15 महीने हो चुके थे, 15 महीने में भी कर्जा माफ नहीं हुआ, तो आखिर किसान के साथ क्या धोखा हुआ? वो धोखा हुआ तो क्या वाकई में इसीलिए सरकार गिरी? मनोज जी गौतम जी से। इस डिबेट में जो हमारे सभी लोग आए हैं उन्हीं को सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें दो ही पार्टी को, जनता को सुनने का और बोलने का मौका दिया। सुधारे पहला आपने जो प्रश्न किया, हमारे वरिष्ठ दादापुर विधायक जी कह रहे थे कि सरकार गिरी क्यों, सरकार ने किसान का कर्जा माफ नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं किसान का कर्जा सब जगह माफ हुआ। आरोप आप लगाते हैं कि 10 दिन में होना था। मैं सोचता हूं कि कोई भी, आप भी विधायक रहे हैं, आपका अच्छा नाम रहा है, कृषि में अच्छे बोलते हैं, कृषि में अच्छे जानते हैं। मैं भी आपको 25 साल से जानता हूं। सही मायने में कोई योजना लागू करने के बाद में लागू की जाती है, उसके प्रतिक्रिया करने में, उसके जो कार्रवाई करने में टाइम लगता है। हमारे बदनावर में देखें आप, 63,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, लगभग 12,800 लोगों का कर्जा माफ हुआ। कर्जा माफ हुआ है, झूठी बात है। मनोज जी सवाल ये है 10 दिन का कर्जा माफ की बात। देखिए प्रक्रिया में टाइम लगता है, कोई भी काम करें। आज हमने आज कह दिया कि आज विधायक जी जाएंगे इस खेत में, जाके कह देंगे मैं तालाब बना रहा हूँ या कुआं बना रहा हूँ, घोषणा करेंगे उसके एस टीएस और बनाने करने में टाइम लगता है। पहले ही आपको मालूम है कि खजाना खाली था, जिसके बाद भी कमलनाथ साहब ने कम से कम 15 महीने के अंदर 3.25 घोषणा पत्र के कार्य किए। ये तो सरकार गिराने का दूसरा लहजा था। आपको मानना पड़ेगा कि एक ड्राइवर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे को हरा दिया, वो बोखला गए और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के राज में आ गए। उनको लालच था राज्यसभा का, और हमारे जो गद्दार लोग थे जिन्होंने अपनी गद्दारी के कारण हमारी सरकार गिराई, किसानों के गले पे छुरियां फिरी। कांग्रेस हमेशा ये इल्जाम लगाती है कि गद्दार 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 के कोई सबूत ही नहीं कांग्रेस के पास। एक बात बताइए, कभी नेता है कोई अधिकारी रिश्वत लेता है, सबूत देता है? ये कोई अतिक्रमण जगह नहीं है कि ये इंक्रोचमेंट का नोटिस देते या 500 जुर्माना कर देते, प्रूफ हो जाए। कांग्रेस की सरकार में रहे आपके मुख्यमंत्री, कभी भी जमीन पर उतरकर उन्होंने कार्य नहीं किया। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी के सरकार ने जमीन पर उतर कर किया, लेकिन शिवराज की सरकार ने जमीनी स्तर पर कार्य किया। हमने कभी नहीं सुना या कभी जनता ने नहीं सुना कि कमलनाथ की सरकार ने जमीन पर उतर कर कार्य किया। क्यों 15 महीने में आपकी सरकार गिर गई? ऐसा क्या हुआ कि 28 के 28 विधायक बीजेपी में चले जाते हैं और आपकी सरकार देखती रह जाती है? हमारे कमलनाथ जी ने कमलनाथ जी ने जो ही कार्य किया है और विधिवत प्लानिंग से किया, जो किया करा है, ना हेलीकॉप्टर लेके झूठे वादी करें। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, 2013 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह साहब ने किसानों को कहा था कि कर्जा माफ करेंगे, ये 50,000 एक चौपड़ी में। आज तक हुआ? मनोज जी कहीं ऐसा आज तक हुआ? आज तक इस बात की कोई घोषणा नहीं हुई, आज सत्य आरोप लगा रहा है सर। ये हुई है। अच्छा चलिए चलिए चलिए, आपने मान लिया ये केंद्र में इनकी सरकार है, यहाँ भी सरकार है। इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हम हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे, 5 साल हो गए डले। मनोज जी सर, ये एक बात अलग है, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार की। मैं सवाल लूंगा हमारे सोलंकी साहब से कि बदनावर में कमलनाथ ने कमल को चुना, दत्ती गांव ने कमल को चुना, कौन सा कमल खिलेगा? बदनावर में कमल की टक्कर है, क्या कहेंगे आप? भाई साहब ने कहा तो राजवर्धन सिंह जी, दत्ती गांव का कमल खिलेगा, क्योंकि बदनावर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो शिवराज सिंह जी ने और जो काम हुए
क्योंकि बदनावर विधानसभा एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की विधानसभा है। और राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, क्योंकि इन्होंने पूरा परिश्रम अपना त्याग और बलिदान देकर, क्योंकि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, उनको त्याग कर, क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया जी ने, क्योंकि स्टार प्रचारक थे, उन्होंने जब सभाओं में बोला था कि जो कर्जा, हमारे खेमराज जी पाटीदार ने बताया कि उन्होंने 2 लाख रुपए किसानों का कर्जा माफ, समूह माफ, ये माफ, परंतु कहीं भी वादे नहीं पूरे हुए। उसको देखते हुए ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ 22 लोग, जिसमें 6 मंत्री थे, वो सभी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आए। तो आपको मैं बताऊं कि ये देश आजाद होने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे राजा राजवर्धन सिंह जी को उद्योग मंत्री के रूप में इस बदनावर के तकदीर और तकदीर बदलने के लिए, इसके विकास के लिए उन्हें मंत्री के रूप में यहाँ भेजा है बदनावर। मेरा सवाल है कमल सिंह जी से। उन्होंने कहा कि सिंधिया ने कांग्रेस इसलिए छोड़ी कि 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ था, तो क्या भाजपा इस वादे को निभाएगी? जी जी बिल्कुल सही बात है। बहुत सवाल जरूरी है। महेश जी, मैं आपको जानकारी बताना चाहूँगा, साथ ही हमारे गौतम जी भी बता रहे थे कि घोषणा पत्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि ये 5 साल का घोषणा पत्र है, कर्ज माफ का 5 साल का घोषणा पत्र है। उनने ये कहीं उल्लेख नहीं करा था कि हम 5 साल में काम करेंगे। एक बात जैसे ये बता रहे कर्ज, मैं भाई साहब हमारे पत्रकार महोदय को एक जवाब देना चाहूँगा। 22 दिनांक को, अभी गई है 22 तारीख को, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जन्म सस्ता उत्सव के तहत माननीय शिवराज जी की सरकार ने धार जिले को 51 करोड़ रुपए कर्ज माफ की राशि अब भी डाली है। उसके तहत बदनावर को 22 करोड़ मिली। इन्हें तो सिर्फ कोरे वो पत्रक ही बांटे थे, लाल दोहरे काले पीले पत्रक बांटकर सोसाइटी के जमाना में कर दिए गए थे, पर राशि की ये बैंक में प्रमाण है। आप पत्रकार, आप चाहो तो कानून सोसाइटी से प्रमाण ले ले, चाहे तो बदनावर सोसाइटी से प्रमाण ले ले, चाहे जिला में। ये 22 तारीख को पैसा डला है, 51 करोड़ रुपया, ये शिवराज जी के नेतृत्व में डला है। मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न ये था कि जो 2 लाख का कर्ज माफ नहीं होने के कारण सिंधिया और दत्तीगांव ने कांग्रेस छोड़ी थी, तो क्या कांग्रेस में भाजपा के दत्तीगांव और सिंधिया 2 लाख का कर्ज माफ करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है। ये भाजपा सरकार में अब कैसे होगा 2 लाख का कर्ज? देखिए भाई साहब, इस बारे में हमारी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है, निश्चित इसके बारे में गहन विचार चल रहा है, पर उन्होंने इतना आश्वासन जरूर दिया है कि जो किसान 3-3 लाख के ओडी हो चुके, जिनके 2-2 साल में 90,000 का ब्याज हो चुका, ब्याज माफ करने का प्रावधान 800 करोड़ का उन्होंने अभी बजट में प्रावधान किया है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और बैंकों का जो पैसा ओडी हो गया और ब्याज, तो उसका प्रावधान किया है। एक पहली इन्हें घोषणा की थी हम संपूर्ण बैंक के कर्ज माफ करेंगे, फिर इनने तर्क निकाला कि छोटे के करे, बड़े के करे, ओडी, और जो 18 तक मार्च तक जिन किसानों ने पैसा भर दिया उनको कर्ज माफी से बाहर कर दिया। जबकि पहले कहा था हम संपूर्ण किसान के करेंगे, जो ड्यू थे उन किसानों को उस हक से बाहर कर दिया गया। आप भी कोई गारंटी नहीं दे सकते कि 2 लाख का कर्जा सिंधिया जी का जो वादा है वो आप निभाएंगे? भाजपा भी वादा तो आप कह रहे गारंटी पर हमारे घोषणा पत्र में था ही नहीं, पर फिर भी सहानुभूति पर सिंधिया जी ने सरकार बनाई है, भाजपा की सरकार बने, इसलिए महेश जी का सवाल जरूरी बनता है यहाँ पर कि उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही बात है, प्रयास सर, करेंगे। बीजेपी का, हमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सत्ता आई गई, नेता बदले, कोई बीजेपी से कांग्रेस में आया, कोई कांग्रेस से बीजेपी में, लेकिन एक मुद्दा हमेशा बना रहा, युवाओं का बेरोजगार का मुद्दा। बीजेपी थी तब भी युवा बेरोजगार था, कांग्रेस आई तब भी युवा बेरोजगार है, कल भी युवा बेरोजगार था, आज भी युवा बेरोजगार है, कल भी क्या युवा बेरोजगार रहेगा? नहीं। बदनावर विधानसभा में आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि माननीय राजवर्धन सिंह दत्तीगांव उद्योग मंत्री बनने के बाद हमारे 2 उद्योग एमओयू हुए हैं, जो छायन और तिलगारा में। ये रोजगार, युवा को रोजगार देने का एक प्रयास है, और अभी प्रारंभिक रूप में 600 करोड़ का है, और अंतिम निवेश जब संपूर्ण होगा 2000 करोड़ का, कम से कम 10,000 से 20,000 लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावों से हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। भोपाल में अभी कुछ समय पहले भारतीय युवा रोजगार वहां पर संघ गया, पुलिस ने बहुत मारपीट की। जब तो बीजेपी की सरकार है सर, अभी तो मान लेते हैं कि कांग्रेस की सरकार में कोई काम नहीं हुए। बीजेपी बार बार कांग्रेस पे दावा ठोकती है, कोई कार्य नहीं हुआ, उनका तो दिमाग खराब हो गया है, उनकी तो बुद्धि खसक गई है।
आपकी सरकार में ऐसे क्या क्या कार्य हुए जो बदनावर की जनता आपको वोट दे, राजवर्धन दत्तीगांव विधायक बने? जी, आपका सवाल जायज है। मैं आपको विस्तृत थोड़ा 2 मिनट में बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही, आप पंचायत जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे, इनको अच्छी तरह से मालूम है, सबसे पहले पंचायत जनपद और जिला का पैसा विड्रा करा। एक भी पैसा 15 महीने तक पंचायत और जनपद को नहीं दिया गया। माननीय शिवराज जी के बनने के बाद, राजा राजवर्धन सिंह के उद्योग मंत्री बनने के बाद बदनावर विधानसभा को 27,000 कुटीर पोर्टल पे दर्ज हुई है, जो 27,000 लोगों को मिलेगा। खाद्यान्न पर्ची, एक लंबे समय तक हम गांव में जाते थे, कूपन था, खाद्यान्न पर्ची नहीं थी, खाद्यान्न नहीं मिलने, 21,000 खाद्यान्न पर्ची अभी जारी की गई है। सब्बल जैसी एक सम्मानजनक योजना गरीब जनता के लिए थी, वो योजना बंद कर दी। अंत्येष्टि के लिए जो कफन के लिए 5,000 रुपये देते थे, वो तक बंद कर दे। शिवराज जी के आने के बाद ये पूर्ण सारी योजना चालू कर दी। सामान्य एक्सीडेंट में 2 लाख और सामान्य मृत्यु में 2 लाख, एक्सीडेंट पे 5 लाख रुपए। अभी हमने प्रधानमंत्री जन्मोत्सव सप्ताह में बदनावर में लाखों रुपए के चेक बांटे हैं। जी मनोज जी क्या कहेंगे आप? एक और सर, दूसरी राजवर्धन जी को और भारतीय जनता पार्टी को जीतने का कि 2016-17 में माननीय शिवराज जी ने नर्मदा की घोषणा की थी। ये सब जानते हैं, कहते हैं जब उसकी प्रशासकीय टीएस उस समय हुई, प्रशासकीय स्वीकृति उस समय हुई, डीपीआर उस समय मिली। विधायक जी, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि उसकी जो स्वीकृति हुई वो डेट तो बता दे। अरे ये डेट है, कांग्रेस वालों का आरोप है, बार बार आरोप। अरे ये तो मुख्यमंत्री रहे, इनके पास सब जानकारी। भैया ये सब कार्य हुए सबको। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। एक मिनट गौतम जी, प्रारंभिक कार्य तो शिवराज जी ने किए ना, ये तो आप जानते हो नहीं। कोटेश्वर में भाई डीपीआर बनी, टीएस हुई और प्रशासकीय स्वीकृति होते होते सरकार चेंज हो गई, वो बजट में आ गई थी, बजट की राशि आवंटन करना था। इससे मां नर्मदा पे काफी राजनीति हो रही है। महेश भैया क्या कहेंगे आप तो काफी इस क्षेत्र से परिचित हो और काफी जानते हो इस बारे में। मेरा गौतम जी से और भाजपा के तीनों पदाधिकारी से निवेदन है कि अवधि बताए कि नर्मदा का पानी बदनावर में कब पहुंचेगा। 4 साल में, बिल्कुल 4 साल के अंदर बदनावर के क्षेत्र की जनता को नर्मदा का पानी मिलेगा। और बचा हुआ क्षेत्र, माननीय मुख्यमंत्री जी कोटेश्वर आए थे, उसका भी वो घोषणा करके द्वितीय चरण में हम डीपीआर बनाकर बदनावर विधानसभा के शेष बचे हुए गांव सबको नर्मदा का पानी उपलब्ध कराएंगे। क्या नर्मदा का पानी उसी प्रकार आएगा जिस प्रकार का उज्जैन छिपरा में आया था? नहीं, ये देपालपुर में जो इरिगेशन का आया, देपालपुर वाला जो ड्रिप और स्प्रिंकलर पद्धति रहेगा, पाइप द्वारा होगा, 200 बीघे का एक चेक बनेगा, 200 बीघे का पानी छोड़ा जाएगा, वहां से किसानों को खेत तक पहुंचाया जाएगा। जी मेरा ये पूछना था दादा खेमराज जी से, पहले कि कितने गांव उसमें आए हैं। पहला तो मेरा इनसे सवाल ये है, आपने कहा पहले तो आप उद्योग पे आ जाते हैं, उद्योग का एक लालीपाक दिया जा रहा है। पहले हमारे यहाँ के रोजगारों को वंडर सीमेंट में उद्योग मंत्री और आपने कितने को लगाया। दूसरा, पीतमपुर की फैक्ट्रियों के क्या हाल है, और अभी नया उद्योग कोई ऐसे नहीं बनता, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। तो ये तो सब लालीपाक देने की बात है। रहा सवाल नर्मदा माइक्रो योजना की बात, 1601 करोड़ रुपए की योजना फरवरी में हुई थी। योजना बनती है, डीपीआर बनती है, सब होता है, सेंक्शन और वर्क ऑर्डर और ठेका हो जाता है, उसकी मानी जाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 1601 करोड़ 101 गांव के अंदर नर्मदा जी का पानी और नहर पानी आएगा। ये फरवरी के अंदर उन्होंने स्वीकृत की और मार्च के अंदर टेंडर हुआ। अब मैं ला कह दूं कि ये भैंस मेरी है, गाय मेरी है, ये मेरी है, मैंने मेरे समय पे पैसा लेके ले लिया मैंने, तो मेरी नहीं, वो जो ले गया उसकी है। तो स्वीकृति टेंडर प्रक्रिया में भी मेरा कहना है कि टाइम लगता है कोई भी काम में, हर कोई प्रयास करता है, घोषणा भी करता है। बाकी चैलेंज के साथ हम कह रहे हैं कि फरवरी में हमारे माननीय कमलनाथ जी ने उसको स्वीकृत करके और टेंडर करवाया, दैव और ये 2 ही साथ में। किसी कारणवश उसका भूमि पूजन होना था, यहाँ के हमारे तत्काल सुनिए, बता रहा हूँ, मैं पूरी बात बता रहा हूँ, पूरी बात बता रहा हूँ। कमलनाथ जी एक पढ़े लिखे समझदार प्लानर व्यक्ति हैं। उन्होंने सबका, मध्य प्रदेश के एक एक जनता का मान सम्मान किया है, हर समाज का।
भूमि पूजन की बात को, उसके बाद नहीं को। मैनेजमेंट तो सभी का अच्छा ठीक है। मैनेजमेंट तो सभी का अच्छा होता है। कमलनाथ जी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मानते हैं। जमीनी स्तर पर कार्य नहीं करने की वजह से ही आज कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। आप इसको स्वीकार कर लीजिए। मेरा यह कहना है मुख्यमंत्री इसलिए रहे कि कुछ लोग बिकाऊ और गद्दार थे, वो 1.5 साल से दुरुपयोग करते थे और आज वही भाग के गए। अच्छा, आप तो ये भी कहते हैं। मेरा एक प्रश्न है, प्रमाण है क्या आपके पास? मेरा एक प्रश्न है, दोनों दल के नेताओं प्रमाण है क्या? आरोप लगाना तो आसान है। देखो साहब, ये आप भी रहे हो, मैं भी रहा हूँ, कोई रिश्वत का प्रमाण नहीं होता। अच्छा, आप तो ये कहते हैं, आपकी कुछ बोलना चाहते हैं महेश जी, कुछ कहना? मेरा दोनों दल के नेताओं से निवेदन है कि जो बात डीपीआर की कर रहे हैं, भूमि पूजन की कर रहे हैं, तो 18 साल पहले उमा भारती ने बदनावर बलवंती नदी तट पर भूमि पूजन किया था, तो 18 साल में भूमि का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। दोनों दल की सरकार रही है जी, क्या डीपीआर बनती है और कागजों में ज्यादा तो मानिए हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी रहे हैं, उनके सब कार्यकाल की बातें हमारे दादा बताएंगे। हम तो नर्मदा की गई और बदनावर के 112 करोड़ राजौर की हम बात करेंगे। गौतम जी, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने 15 महीने के कार्यकाल में 12 करोड़ की डीपीआर बदनावर बलवंती की बनाई है, अमल क्यों नहीं हुआ? अब ये तो आप भी जानते हैं, वो दिल्ली और भोपाल सरकार में आपकी थी, सरकार आपकी थी, सरकार मेरी नहीं, सरकार आपकी थी, काम क्यों नहीं हुआ? मानिए आपकी बात को सम्मान देता हूँ, सरकार हमारी थी, बाकी जनप्रतिनिधि को दौड़ना पड़ता है। हम भी जिला पंचायत में दादा ही विधायक रहे हैं, ये कोई दिल्ली भोपाल में लेन देन फरोख्त का काम नहीं करते हैं। इन लोगों ने 15 साल उसकी पहल ही नहीं की, तो पहल करना चाहिए। तो क्या इसी प्रकार नर्मदा की डीपीआर बन के रह जाएगी? नहीं, नर्मदा की देखो साहब, टेंडर हो गया, मानिए टेंडर हो चुका है, काम भी चालू हो गया, काम चालू हो गया। महेश जी, सर्वे ऑर्डर कंपनी आ गई है, काम चल रहा है, नर्मदा चालू हो गया। चलो बहुत अच्छा है, नर्मदा जी आती है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज जी आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस में ऐसा क्यों होता है कि घर की लड़ाई बाहर रोड तक आ जाती है, तब तक उनको पता नहीं चलता है? ऐसा कंफ्यूजन क्यों है? चुनाव में कभी टिकट किसी को और को देते हैं, फिर काट कर और किसी को देते हैं, और फिर प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी ऐसे कि टक्कर लेना है किससे? जो उद्योग मंत्री है उनसे, उनके सामने ऐसे प्रत्याशी को उतारने में क्या वजह है? ऐसी क्यों कंफ्यूजन रहता है? इतना कंफ्यूजन नहीं है, हाईकमान का मैटर है। इतना जरूर आपको बता देता हूं मैं कि उनने कांग्रेस को दिया, कोई ने इधर उधर लेके सब्जी मंडी और चने की दुकान जैसा काम करके वो आए, उनको नहीं दिया टिकट। हमारे भाजपा में हमारे दादाओं को मिल रहा था, तीनों वरिष्ठ हैं, हमारे में तो दिया उसी को जो कांग्रेसी है। मनोज जी, जिस प्रकार से भाजपा में एक स्थानीयवाद की लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई अब वो बीमारी कांग्रेस में आ गई है। कांग्रेस को यहाँ पर स्थानीयवाद की कांग्रेस को विश्वास नहीं था कि हम जीत पाएंगे, इसलिए वो बदला बदली कर दी उनको। अपना देखिए साहब, आप विश्वास नहीं उनको। हमारे दादा का कहना सही है, देवेंद्र भैया का, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ड्राइवर ने हराया। अब रानी राजवर्धन सिंह जी के 15 साल कम करने वाले कमल सिंह जी वो हराएंगे। अच्छा सर, अभी आपने अभिषेक टिंकू बन्ना को 8 दिन पहले विधायक का प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब आपको लगा हो सकता है राजवर्धन दत्तीगांव जीत जाए, आपने 8 दिन बाद कमल सिंह पटेल को प्रत्याशी घोषित कर दिया। मतलब ये क्या चल रहा है? कभी 8 दिन पहले आप अभिषेक को कर देते हैं, 8 दिन बाद आप कमल पटेल को करते हैं। बदनावर की जनता क्या चाहती है, क्या आपको ये समझ में आता है? आपके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। राजवर्धन दत्तीगांव और कमल पटेल दोनों प्रबल समर्थक रहे एक समय पे। दत्तीगांव पहले भी जीत चुके हैं और अभी का हम कुछ कह नहीं सकते। आप बताएं कि आपके माथे पे चिंता की लकीरें हैं या नहीं है? हमारे माथे पे एक आने की चिंता की लकीर नहीं है। रहा सवाल आपने क्या टिकट बदलने का, हम 4 भाई होते हैं, 4 भाई की सहमति से एक होता है। हमारा कांग्रेस परिवार है, उनके मुखिया ने, हमने सबने बैठ के सहमति दी है और हमारे पार्टी ने कमल सिंह पटेल को टिकट दिया और कमल सिंह पटेल वही हाल करेंगे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का हुआ था। तो फिर राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को टिकट मिला तो कांग्रेस ऐसा क्यों कहता है कि टिकाऊ कम और बिकाऊ ज्यादा? टिकाऊ कम और बिकाऊ ज्यादा का नादा कांग्रेस सही लगा रही है, आम जनता लगा रही है। पूछ नहीं कहे, एक अगर किसी माँ के पेट से बच्चा निकला उससे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस सरकार क्यों गई है और टिकाऊ कौन है बिकाऊ कौन है, उससे पूछ लीजिए। बीजेपी देखो, मेरा एक सवाल है, टिकाऊ और बिकाऊ से नहीं है। मेरा सवाल है कि इस चुनाव में भाजपा और सुर्खी से
बीजेपी की जो लड़ी थी महिला उसको टिकट नहीं दिया, कांग्रेस में लाके क्या दल बदल आपने नहीं करवाया? हमने नहीं कराया के सामने हमने नहीं उसको हमने पैसे नहीं दिए। अरे आपके तो पैसे पैसे दिए, सरकार गिराया, उन लोगों को आपने दिया। हम तो कहे कि आपने पैसा दिया उनको। ये पैसे नहीं देंगे, कांग्रेस से टिकट मांगेंगे हम देंगे, बाकी पैसे नहीं दिए इन्होंने। ज्योतिराज सिंधिया ने देखो बदनावर की जनता का भाजपा और कांग्रेस दोनों से ये सवाल है कि इस चुनाव में विकास के क्या मुद्दे रहेंगे। माननीय देवेंद्र दादा, प्रभात झा साहब से पूछ लो ज्योतिराज सिंधिया के मामले में, आप और हमसे ज्यादा वो जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ। महेश भैया का सवाल वाकई में बहुत जरूरी सवाल है कि कांग्रेस और भाजपा का जो मुद्दा चुनाव मुद्दा क्या रहेगा, विकास की बातें क्या रहेगी? एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी का हम 15 साल माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में इस प्रदेश और किसान का जो भला करा उसके आधार में, और अभी 4 महीने की बनी हुई सरकार में अभी जो विकास काम हुआ, कम से कम 200 से अधिक हमारे ग्रेवल रोड सेंक्शन हुए हैं, बड़े बड़े बैराज सेंक्शन हुए हैं, हमारे इस प्रकार के अनेक 5-7 हमारी अभी डामर की सड़क सेंक्शन हुई। आपको मालूम होना चाहिए भाई साहब, मैं गौतम जी से निवेदन कर रहा हूँ, मैं दिग्विजय सिंह सेकंड पार्ट में विधायक था, उस समय लाइट की क्या स्थिति थी, न तो किसान दिन को सो सकता था, न रात को सो सकता था, कब लाइन आती थी कब चली आती। माननीय शिवराज जी ने वादा किया था मैं गांव को 24 घंटे लाइट दूंगा, और इसी का परिणाम गांव में 24 घंटे लाइट, और किसान को 10 घंटे लाइट मिली, और इसी के आधार पर रहा सवाल किसान को पानी, सड़क और लाइट। सड़क आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना को देखिए, गाँव गाँव, ये सड़क तो अटल जी की देन है ना। चलो उसके पहले कांग्रेस कितने साल तक केंद्र में राज करा, कभी विकास की बात करी तो हम महेश भैया से जान लेते हैं कि जनता की समस्या क्या है इस क्षेत्र में। बदनावर की जनता की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा के लिए उच्च स्तरीय विद्यालय नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बदतर है। मानते हैं कि वहाँ कुछ सुविधाएं उपलब्ध हुई है, किंतु चिकित्सक और स्टाफ नर्स की बहुत कमी है। जी 2 कॉलेज यहाँ संचालित होते हैं, कानवन और बिडवाल में, दोनों जगह भवन नहीं है, किसी प्रकार के स्टाफ नियुक्त नहीं हो गई है। 4 करोड़ 95 लाख की जिस स्थान पर जल्दी भवन जिस स्थान पर भवन बनना है वहाँ अतिक्रमण है। सरकार जी को जानकारी नहीं है, अभी सरकार हटाएगी 15 दिन आचार संहिता के पहले ही भवन के लिए राशि स्वीकृत करवा दी। मुद्दा उठाया है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही महत्वपूर्ण जरूरी है, दोनों की स्थिति बद से बदतर है। एक बात है भाई साहब, आप भी तो एक मिनट जी। एक भाई के बदनार में महेश जी खड़े हैं, कॉलेज और भवन भारतीय जनता पार्टी के कर्णों की सरकार ने दिए। माननीय शिवराज जी ने बिडवाल और कोत का कॉलेज दिया, ये भवन की बात कर रहे। अभी शिवराज जी ने भूमि पूजन कर 4 करोड़ का लगभग का कानून का भवन सेंक्शन हुआ। 107 करोड़ रुपए की हमारी सरदार यहाँ से लाबरिया से जो मेन डैम से पेयजल की एक राशि स्वीकृत हुई, जिससे 70 गाँव को पानी मिलेगा, शुद्ध पीने पानी। हमारी बात राजोद योजना हाँ 112 करोड़ की हुई है। हाँ उसके डेट और टाइम आप बता दें। अरे डेट तो केंद्र का पैसा है, डेट और टाइम क्या है? केंद्र की योजना, केंद्र का पैसा है पेयजल, और हमारे कार्यकाल में उसकी डीपीआर और उसकी स्वीकृति के लिए गई थी बीजेपी के। आप मुद्दे की बात करते हैं मैडम 1-2 मिनट मैं दादा का थोड़ा जवाब देता हूँ। दादा का कहना है कि डामरीकरण रोड जो इतने हुए हैं, मैं दादा को डेट सहित बता देता हूँ कि 15 माह में भेरूपाड़ा कलोद कला से भेरूपाड़ा मार्ग की 5 किलोमीटर की रोड, जिसकी लागत 4 करोड़ 24 लाख 23 है, चीरा खान से लेके मानपुरा मार्ग जिसकी 19 लाख और कुछ है, 19 करोड़ और कुछ, ये कांग्रेस के शासन की नहीं है। आप जो 5 सड़क का कह रहे हैं उसका नाम और मेरे को टीएस वगैरह बता दें, मैं एक चीज आपको प्रूफ सही देने को तैयार। अरे प्रूफ तो मैं भी लिख लाऊंगा, इस पे किसकी साइन है क्या? मुख्यमंत्री की आपके इस कागज पे? ये तो देखो जब जो किया है चलो सामने। मैं बता रहे आपको, जनता बता रही है। गौतम जी सुनो, 5 कह रहे दमाना से कारोदा काशी बड़ौदा होकर जैसा खड़ी की एक सड़क सुन के, हम अभी 15 महीने की बात बात कह रहे हैं। अभी स्वीकृत भूमि पूजन एक कानून से हमारी इस रोड का भूमि पूजन राजवर्धन जी ने पिछले विधायकी काल में किया। अरे वो अधूरा भीड़ से नावतावली हुई अभी। बात भाई साहब मैं क्लियर कर दूं, ये रोड के बारे में बोल रहे थे ना, जैसे अभी सेंक्शन ये नागदा से गुजरी की रोड कब सेंक्शन हुई मनोज जी? किसके शासन में हुई? कहाँ टोल वसूल रही है? नागदा की गुजरी की टोल वसूल नहीं करा, 265 कहाँ टोल है? ये सुनो, कानून से मांगोद रोड बनी 47 किलोमीटर, किसने बनाई? 2 लाइन में।
काशी बड़ौदा रोड इतिहास में, या कांग्रेस के स्थानीय उम्मीदवार को पूरा टिकट दिया था, उनके गृहनगर की रोड किसने बनाई? ये सारी रोड बनी है, आपके सामने बनी है। खेमराज दादा से और मनोज जी गौतम से मेरा प्रश्न है कि दत्ती गांव जी जब 2013 के पहले चुने गए थे तब उन्होंने काशी बड़ौदा रोड का भूमि पूजन किया था। उसके बीच में 5 साल शासन भाजपा का रहा, 15 महीने का शासन कांग्रेस का रहा। दोनों शासनकाल में वो सड़क का काम पूरा नहीं हुआ, आज भी अधूरा पड़ा है। महेश जी, अब ठेकेदार ब्लैक लिस्ट कर दिए गए और काम लगभग मैं भी परसों ही आया हूँ, 1-2 पुलिया का काम बचा है, रुनिया तक का डबल लाइन का काम पूरा हो चुका है। ठेकेदार का मतलब नहीं है, हमें तो सरकार को जानते हैं, कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को जानते हैं, ठेकेदार को नहीं जानते। बात 13 की हो रही है मनोज जी, जब आपके यहाँ से विधायक कांग्रेस के विधायक थे, 2013 की बात हो रही है। 2013 का सवाल है महेश जी का। हमारे विधायक जरूर थे, बाकी उनकी स्थिति में सब लोग जानते ही थे क्या स्थिति थी उनकी। ठीक है, यहाँ की भोले वाली जनता ने भेज दिया था कांग्रेस के लोगों ने। बात वो नहीं है, बात ये है सड़क की बात कर रहे हैं, उसका कोई वहाँ पर ना डिमांड की, ना रिमाइंड किया, ना मेहनत की, ना उसके लिए कोई प्रयास किया। ये काम जल्दी हो, रोड टेंडर खराब हुआ, ठेकेदार फेल हुआ या क्या हुआ? ये भैया तो भारतीय जनता पार्टी शेखावत जी के जमाने में स्वीकृत हुई है। नहीं, वो उस रोड का भूमि पूजन राजवर्धन जी ने, भूमि पूजन कोई भी करते, सेंक्शन तो हमने हुई थी तो भूमि पूजन हुआ था, सेंक्शन हुई तभी भूमि पूजन हुआ है। भूमि पूजन भी हमने करा नर्मदा का, सेंक्शन के साथ भूमि पूजन हमने करा, डंके के साथ कह रहे हैं। नर्मदा का भी शिवराज सिंह जी कर गए, घोषणा भी उन्होंने करी और भूमि पूजन भी उन्होंने करा, एक ही जगह से कोटेश्वर से ही करा उन्होंने, घोषणा भी करी और भूमि पूजन नहीं। अगर कमलनाथ जी ने करी थी घोषणा, 15 महीने में क्यों नहीं करी भूमि पूजन, क्यों नहीं करा नर्मदा जी का? कौन सी तारीख को ठेका हुआ, कौन सी तारीख को स्वीकृत हुई? हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि फरवरी में स्वीकृत हुई, मार्च में ठेकेदार आया, टेंडर हुआ और वर्क ऑर्डर मिला और काम चालू हुआ। आप डेट बताएं। कांग्रेस की तो सरासर झूठ बोलने की आदत है, हमेशा झूठ पे आधारित राजनीति की है और निश्चित रूप से जो विकास कार्य मध्य प्रदेश के अंदर किए, बदनावर की मध्य प्रदेश की जनता बताएगी कि झूठ कौन बोलता है। चलो अभी हम मनोज जी से साथ झूठ बोला गया, 4000 रोजगार भत्ता देंगे वो नहीं दिया, महिलाओं के साथ झूठ बोला गया, किसानों के साथ झूठ बोला गया, सबके साथ सरेआम धोखा किया गया। आपने क्या किया? चरित्र यह है कांग्रेस की। 51,000 की जगह 28,000 कर दिया। मनोज जी, आप ये बताओ कि 51,000 कितनी कन्याओं को दिए? माता बहनों को कन्यादान ने तो दिए ही नहीं, शिवराज सिंह जी ने तो कई को दे दिए कन्यादान योजना में पैसे। कितनी कन्या को 51,000 रुपए का भुगतान किया गया? हमारे नालछा में धार में महनी महेश भी हुआ है, और जगह होना था तो इन्होंने सरकार गिरा दी। नहीं, बात वो नहीं है, आपने 51,000 की घोषणा की थी, कितनी कन्याओं को 51,000 रुपए दिए गए? भाई साहब, नालछा में, धर्मपुरी में, धार में 1 रुपए नहीं मिले, 51 रुपए 3 दिन पहले ही ग्रुप में मिल पहले ही एक खबर प्रकाशित हुई थी, वो बच्चा लेके आई थी जिला पंचायत में, 51,000 का क्या हुआ गौतम जी? उसके देखिए, ये जो प्रक्रिया में पैसा स्वीकृत होके आया था, कुछ आना था, हमारे गुजरी धर्मपुरी विधानसभा में जो हुआ उसका पैसा मिल गया, नालछा में मिल गया, और जहाँ का रहा रुक गया। सरकार गिर गई, वो का काम है, झूठी बातें सरकार गिरा दी उन्होंने। आज जनता के पेट पे लात किसने मारी? कहीं महीना कन्यादान का पैसा खा गए लोग। आप कह रहे हैं सरकार गिरा दी, सरकार गिरा दी, कांग्रेस के विधायक तो आप ही के थे ना? सबल योजना के भी 5,000 रुपए खा गए कांग्रेस सरकार। अरे जो कि गरीबों को मिलता था। ये सरपंच जो बैठे 15 महीने इनके खाते में 1 रुपया पूछ लो, 1 रुपया भी आया हो इनके खाते में, एक भी कुटीर आई हो? तो साहब, नरेगा जैसी योजना थी वो केंद्र सरकार की थी, अब केंद्र सरकार ने नहीं, मैं रेगुलर बजट की बात कर रहा हूँ। जो ग्राम पंचायत को राज्य विधायक 12, 14, 15 विधायक का जो पैसा मिलता है, नरेगा का काम तो चल रहा है नरेगा का। उसके बाद खेमराज जैसे मेरा एक प्रश्न है कि ये अभी बात कर रहे थे कि 1150 करोड़ रुपए के विकास कार्य, रोड के निर्माण आए, वो भी मनरेगा में है, फिर केंद्र के पैसा हुआ है, फिर आप राज्य श्रेय क्यों लेता है? जी भाई, राज्य सरकार के उसमें अंशदान है, उसमें 30% राज्य सरकार का अंश है, 70% केंद्र का। जिस प्रकार पिछली बार बीमे की राशि कमलनाथ जी ने जमा करी, बीमा क्लेम नहीं मिला, अभी शिवराज जी ने 22,000 करोड़ बीमे के क्लेम की प्रीमियम की राशि जमा करी, धार जिले को 200 करोड़ रुपया बीमे का क्लेम मिला। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बहुत सारे घोटाले सुनने को आते हैं। कभी कभी तो ये भी सुनने को आता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना निकाली थी वो निकाली थी कि जिसके पास जमीन ना हो,
जिसके पास घर ना हो उसको वो आवास दिया जाना चाहिए। लेकिन कई सीएमओ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो या तो पार्षद हो गया या पार्षद के कोई परिवार प्रत्याशी हो गए, उनको योजनाएं दे रहे हैं। आप एक आधा प्रूफ देके बता दो। 4 बीघे तक किसानों को इसमें जोड़ा गया है। मिनिमम जमीन उनकी 4 बीघा अगर होगा तो वो किसान भी उसका लाभ लेगा। सर आप सतना जिले की बात करें या 2022 तक प्रत्येक बिना आवास के व्यक्ति को आवास दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में बिल्कुल घोषित है और 2022 तक सबको आवास मनावर की एक बात बता दूं। और मैं बताता हूँ, पीथमपुर में 11,000 आवास स्वीकृत, उसमें 1643 आवास बनकर भी तैयार हो गए। मनावर में हाँ कच्चा उसका पक्का होगा। नहीं तो मैं आपको मनावर की बात करूं जिसका मकान इन 50 सालों में कांग्रेस साल में 10,000 और 20,000 रुपए फुट के मिलते थे, परंतु आज माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री आपकी थी योजना, आपकी थी तो सवाल आपका, उन्होंने ऐसी कोई योजना पास नहीं करी। हम कांग्रेस से बात नहीं कर सकते। इंदिरा आवास करे थे उन्होंने 10-10। मैं जब जनपद का प्रशासकीय अध्यक्ष था तब 2,500 रुपए देते थे और 7,000 इंदिरा आवास के देते थे उस समय। ये आप तो गरीबों की भी बहुत बात करते हैं, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। मुझे तो लगता है गरीबी हटाने की जगह गरीब को हटाया जा रहा है। इसलिए हटाया जा रहा है, कोरोना काल में जब कोरोना आया 4 महीने पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहा, खूब से खूब 5 लाख केस मध्य प्रदेश में सक्रिय थे, पर दिन 1 लाख मौतें हो रही थी, ऐसा मान लिया जाता है। आज मध्य प्रदेश में 63 लाख केस सक्रिय है, लेकिन भाजपा हो या कांग्रेस हो, उपचुनाव सत्ता के कारण बार बार सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क बदनार विधानसभा में मैं लगातार 2 महीने से जनसंपर्क कर रहा हूँ। मेरे को ब्लड प्रेशर भी है, इंजो ब्लास्ट भी करा रखा है, शुगर है, पर मेरे को तो कोई कोरोना हुआ नहीं। मेरे को तो नहीं हुआ। वो उसके बाद मेरे आप कह रहे हैं हमको मेंटेन कर रहे थे, हमको तो नहीं हुआ। कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता कोरोना काल में घर में छुपते थे। भारतीय जनता पार्टी तो क्या शिवराज सिंह चौहान को कोरोना नहीं हुआ तो फर्जी तरीके से भर्ती हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बयान में कहते हैं हमें मास्क नहीं लगाना है। सवाल का जवाब दीजिए। हमें कोरोना नहीं हो सकता है। पटेल साहब मेरा सवाल है, कोरोना काल की बात बता रहा हूँ। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता घर से बाहर था और सड़कों में जनता की सेवा कर रहा था। कांग्रेस के सारे लोग अपने घरों में छुपे बैठे थे, एक भी जनता की सेवा करने के लिए बाहर नहीं निकला। महेश की व्यवस्था में थे और हम लोग हर कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता सबके बीच में। मेरा सवाल है, खेमराज दादा ने कहा कि मैं 2 महीने से फील्ड में घूम रहा हूं, मुझे कोरोना नहीं हुआ, तो शिवराज सिंह जी सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, उनको कोरोना हुआ तो क्या फर्जी था? वो तो इसके बारे में बीच में गए, जनता से रूबरू मिले। बात हो रही है, बात कोरोना की हो रही है, बदनावर कोरोना में शामिल है। कोरोना एक महामारी है, वो किसी को भी हो सकती है, परंतु हो सकता है हेमराज दादा की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इसलिए उनको सर बात हो रही है गरीब की। सर बात हो रही है गरीब की, गरीब की बात हो रही है। कोविड के समय हमने कोरोना काल में गरीब पैदल गया। हमारे दादा में गया नहीं, शिवराज सिंह जी गए तो हो गया। कोरोना काल में भाजपा का नेता दत्ती गांव के पोस्टर छपे थे, लापता है, और ये कह रहे हैं वो जमीन पे काम कर रहे थे, सही क्या है? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मैं संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ। एक मिनट, हम बदनावर में आते हैं, बदनावर के प्रतिनिधि की बात करते हैं। भैया ये मैडम ने एक प्रश्न पूछा, गरीबों, अभी आपको जानकर खुशी होगा या जानकारी होगा, जिनको खाद्यान्न प्रचुर खाद्यान्न मिल रहा है, 5 किलो तो कूपन के द्वारा सोसाइटी से मिल रहा है और 5 किलो केंद्र और प्रदेश सरकार उनको फ्री में दे रही। अगर किसी घर 5 लोग 25 किलो वो और 25 किलो अभी कोरोना काल में, और अभी भी उनका महेश जी का सवाल कुछ और है। सर सवाल अरे महेश जी तो क्या है कि हमेशा उल्टे ही प्रश्न करते हैं। उनके दिमाग में तो कांग्रेस ही है, बीजेपी की तो है ही नहीं। अरे इनकी लेखनी में कांग्रेस, इनकी बोलने में कांग्रेस ही, ये कभी देखो मेरा प्रश्न सत्ता से है, और पत्रकार का धर्म होता है निष्पक्ष काम करना। पूछा जाएगा। ये नहीं, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि भाजपा नेता के लापता होने का पोस्टर छपे थे। हम पे मुकदमे कायम हुए मार्क्स बांटने और सेवा करने में। तो पत्रकार किसी भी सत्ता का समर्थन नहीं करता है,
कोई भी पत्रकार हुआ वो किसी भी सत्ता का समर्थन नहीं करता है, ना तो वो बीजेपी का समर्थक होता है ना वो कांग्रेस का समर्थक होता है। हाँ, ये सरकारें कर रही है आजकल, आपकी दोनों पार्टी की सरकारें। अगर बीजेपी के विधायक को कांग्रेस में टिकट नहीं मिलता है, या हम सिंधिया जी की बात करें, अगर सिंधिया जी को मंत्री नहीं बनाया गया तो अपना गढ़ छोड़ के बीजेपी में चले गए। राजवर्धन दत्तीगांव 2018 में विधायक में कांग्रेस से विधायक थे, मंत्री पद पर है आज भी, उसके बाद भी उनको कांग्रेस में आना पड़ा। लेकिन आप कहते हैं कि कमलनाथ की सरकार ने मंत्री पद नहीं दिया। सत्ता का समर्थन करने वाली पार्टियां हैं। हमने ये नहीं कहा कि कमलनाथ सरकार ने मंत्री जनता की सेवा करने के लिए आए, प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए आए, कोई मंत्री बनने के लिए नहीं आए। वो जनता की सेवा करने के लिए आए, प्रदेश की जनता को सेवा करने के लिए, सेवा के माध्यम से आए। उनको कोई मंत्री पद का लालच नहीं था, इसलिए नहीं आए सिंधिया जी, जनता की सेवा करने के लिए आए। अगर दत्तीगांव जी को सेवा करना थी तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और मंत्री क्यों बने? जनता बनकर भी सेवा की जा सकती है। निश्चित रूप से जनप्रति शासन का अंग होता है, और जब शासन में पहुंचता है तो अपने क्षेत्र के लिए महती योजनाएं लाता है और महते विकास करता है। इसलिए माननीय राज्यवर्धन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से विजय होकर इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उनको नेतृत्व में करेंगे। जी सर, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। मेरा सवाल मनोज जी से। सर एक मिनट, आपकी पार्टी तो धर्म की राजनीति भी करती है। धर्म की राजनीति करते तो आपको मालूम है, आरोप लगाती है भाजपा भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है ना। सर, एक तरफा धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी सर कैसे मतलब पक्ष में विपक्ष पे हमला बोल सकती है? वो बार बार विपक्ष पे हमला बोलती है, आप तो स्वयं धर्म की राजनीति कर रहे हैं। कौन बोलता है? हम राष्ट्र की राजनीति करते हैं, राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, हम राष्ट्र की सेवा, हमारे राष्ट्र हमारा सर्वोपरि, हम राष्ट्र की सेवा की राजनीति करते हैं। हमारा प्रण है मनोज जी, मनोज जी मेरा सवाल आपसे है। मेरी बात, जिसने वचन पत्र पूरा नहीं किया वो गद्दार है, वो गद्दार है। अच्छा मनोज, किसानों को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, बेरोजगार लोगों को धोखा के साथ जिसने जनता को धोखा दिया वो गद्दार है, कमलनाथ गद्दार है, कमलनाथ गद्दार है। उनने जनता के जो वादे किए थे वो एक भी पूरे नहीं किए, वो गद्दार है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव गद्दार नहीं है, वो जनता की सेवा करने के लिए आए, इस बदनावर की तस्वीर और तस्वीर बदलने के लिए आए, और वो करके दिखाएंगे। जनता उनके समर्थन में अच्छे मतों से वो जीत के फिर से मंत्री बनेंगे और शिवराज सिंह जी चौहान इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा सवाल मनोज जी से, गौतम जी से है कि आपका कमल, एक मिनट भाई साहब, आप आईटीएन से, मेरा सवाल मनोज जी से है कि बदनावर विधानसभा क्षेत्र में राजपूत समाज और पाटीदार समाज दोनों का वोट बैंक है। आपका कमल पाटीदार समाज में कितना सेंध लगा पाएगा, कितना मजबूत है? देखिए, माननीय कमलनाथ जी से पूरी मध्य प्रदेश की एक जनता और हर समाज उनके कांग्रेस के साथ में है। माननीय कमल सिंह जी के मामले में आप कहना चाहते हैं, पहली बात तो सवाल इस बात का है, जातिवाद का कोई मामला नहीं है। पहला पॉइंट, अगर जातिवाद की मानते हैं तो दादा हेमराज जी पढ़े हैं कि हम लोग के सब समाज में किस प्रकार के संबंध है, वो संबंध रहेंगे। बिल्कुल संबंध है। संबंध की बात करी, अगर आपने संबंध की बात करी तो मैं आपको एक संबंध की बात करता हूँ। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव कांग्रेस के थे, अब भाजपा में आ गए, लेकिन आज भी कांग्रेस से उनके संबंध है, इसलिए उनको अपना फायदा मिलेगा। 100% कांग्रेस के लोग साथ नहीं है, साथ में कांग्रेस कोई साथ नहीं है। आज कोई घर बैठा है, कोई जो पद के लिए लड़ रहा है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष के लिए लड़ रहा है, क्यों लड़े हो रही साहब कांग्रेस में? देखिए साहब, हमारी पार्टी में बड़े अनुशासन है, सिस्टम है। और दूसरी बात हमारी पार्टी में जो पद अनुशासन है, हम लोग ऐसे नहीं है, वो जो लोग अगर ऐसे हैं वो पार्टी के नहीं है। सर 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, आपने क्या क्या विकास किए? मैनिफेस्टो क्या था, विजन क्या था? आपने रोजगार नहीं दिया, आपने बिजली पे ध्यान नहीं दिया, आपने सड़क पे ध्यान नहीं दिया। वो बात हम बात कर रहे हैं मेघा जी, बात हम कर रहे हैं बदनावर की। हम इनसे कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर स्थानीय मुद्दे को लेकर 16 लोगों ने पहले लड़ाई लड़ी, उसके बाद
एक को टिकट गया फिर लड़े, फिर दूसरे को टिकट दिया फिर लड़े, यानी इनके जो 16 विधायक थे, 16 जो उम्मीदवार थे मांग कर रहे थे टिकट की, कोई बिखर गए। और मैं कह रहे हम मजबूत हैं, हम संगठित हैं। कहाँ है आपका संगठन, बताइए। हमारे कोई लोग बिखरे नहीं है, ठीक है, और हमारे सब साथ हैं। रहा सवाल टिकट मांगने का, सबका अधिकार है और जिसको पार्टी देती है और जिनका सहमति बनती है उसको मिलता है। कमल सिंह पटेल साहब एक किसान, अच्छे व्यक्ति और एक यहाँ पे हर व्यक्ति के मिलनसार व्यक्ति, उनको सबने सहमति दी। लेकिन उनको नहीं मिल रहा सबकी कांग्रेस पार्टी का, आपके कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस नेता नहीं दे रहे। देखिए हमारे कांग्रेस के सभी पार्टी, एक मिनट, एक ऐसी पार्टी जो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और ये बिखरे हुए जो लोग थे उनको भी मुट्ठी में एक कर लिया उन्होंने, एक संगठन बना लिया और एक ही संगठित काम करने वाले आज क्यों बिखर गए? हमारे यहाँ भी सब एक साथ है, कांग्रेस पार्टी एक साथ है और ये आपको 3 तारीख को सब वोटिंग करके 9 तारीख को बताएगी। और आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे कमल सिंह पटेल साहब को मध्य प्रदेश की एक जनता दिखाएगी और मध्य प्रदेश में सारी सीटें जीतेंगे। अरे मेरा भाजपा कांग्रेस दोनों से प्रश्न है। मेरा अगला सवाल, मेरा अगला, क्षेत्र की जनता जानती है कि यहाँ से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव अगर जीतते हैं तो मंत्री रहेंगे, कमल सिंह जीतते हैं तो विधायक रहेंगे और हमको 9 सीट चाहिए मध्य प्रदेश में और 28 बाल और 9 रन चाहिए और सरकार तो बनेगी और बची रहेगी और शिवराज जी बने रहेंगे। बात करते हैं, आप बोल रहे दत्तीगांव जीतेंगे तो मैं सोलंकी जी से डॉक्टर साहब से एक सवाल लूंगा कि आपके जो बदनावर विधानसभा में यहाँ पर एक विकास पुरुष कहने वाले शेखावत जी काफी काम किए उन्होंने, आज क्या स्थिति है? भाजपा के मंच पर से नदारत दिखाई दे रहे हैं, क्यों ऐसा उनको पानी के मछली की तरह उनको बाहर कर देगा? नहीं, कोई बाहर नहीं हुए। शेखावत जी हमारे वरिष्ठ नेता है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वो आ रहे हैं, समय समय पर मार्गदर्शन दे रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं, सभी युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनका संगठन को भी मार्गदर्शन मिल रहा है। महेश जी क्या सही बोल रहे हैं? देखो पिछली बार भाजपा में 16 कैंडिडेट स्थानीय को लेकर टिकट के लिए लड़ रहे थे। भाजपा ने भारतीय शेखावत पर विश्वास का ज्ञान ठीक कर लो। 16 नहीं थे, हम 7 थे, 16 नहीं थे, पिछली बार 7 थे, ज्ञान ठीक कर लो। कांग्रेस में 7 लोग मिलकर टिकट के लिए मांग कर रहे थे, किंतु पार्टी ने भाजपा का बाहर से पैराशूट से प्रेसिडेंट भेजा था प्रत्याशी। तो आप लोगों ने उनको दरकिनार करके किस प्रकार की गति बनाई? भारतीय जनता पार्टी हमें विकास करने वाले व्यक्ति को पहुंचाती है और निश्चित रूप से इसी प्रकार दिखाया जाता है। भंवर सिंह शेखावत जी ने बहुत ही विकास कार्य किया, विकास पुरुष के रूप में 5 साल में फिर 41,000 से कैसे हारे? निश्चित रूप से हो सकता है, ये जनता है। शेखावत जी को दरकिनार किया जा रहा है। कोई दरकिनार नहीं किया जा रहा, राष्ट्रीय नेता है हमारे। वो तो कोई नाराज नहीं बेटे, कोई नाराज नहीं है पार्टी से, कोई नाराज नहीं है। शेखावत जी का स्पष्ट कहना है कि पार्टी द्वारा मुझे किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, उनका ये कहना है कि जिस मंच पर शिखंडी लोग बैठे हैं मैं मंच पर नहीं जाऊंगा। शेखावत जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, वो सहकारी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में आए थे। उन्होंने चामला पट्टी में 4 बैरेक बड़े-बड़े बनाए। पार्टी को जिताने के मामा और भांजा एक मंच पर नहीं देखे जा रहे हैं सब। सोलंकी जी से मेरा एक सवाल है, सादलपुर, कानवान, सब जगह आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी पार्टी में शामिल हुए, बार बार कांग्रेस के मुंह से सुनो या जनता के मुंह से सुनो, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कह के विधायक प्रत्याशियों को पुकारा जाता है। आपकी पार्टी टिकट देती है सिर्फ उन प्रत्याशी विधायकों को जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंडर में आए हुए हैं। ऐसा क्यों? आपके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको आप विधायक प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर सकते हैं? उन्होंने त्याग और बलिदान दिया है, कोई पंच का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। मैडम सरपंच का पद कोई छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने विधायक का पद त्याग दिया, मंत्री का पद त्यागा है। ऐसे इस राष्ट्र के, इस प्रदेश के लिए, इसके विकास के लिए उन्होंने पद त्यागा, उन्होंने बलिदान दिया। इसको बलिदान नहीं बोलते हैं, इसको लालच बोलते हैं। कोई लालच नहीं उनके मन में, आप मेरा लालच, कोई लालच नहीं है उनको। आप मेरा सवाल समझिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपके पास ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं था जिसको आप विधायक के रूप में खड़ा कर सके। आपने सारे मतलब
ये जो बीजेपी के सिंधिया समर्थक थे, बीजेपी के तो छोड़ दीजिए, नहीं सब वो बीजेपी में आ गए ना, कोई सिंधिया समर्थक नहीं, सब बीजेपी के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में है, भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश नेतृत्व से प्रभावित कोई किसी के समर्थक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हम सवाल करेंगे कांग्रेस से, और कांग्रेस से सवाल करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय महेश पाटीदार जी। महेश पाटीदार जी, एक सवाल आप। मेरा सवाल भाजपा के तीनों नेता से हैं और कांग्रेस के गौतम जी से भी जी। 2018 के चुनाव में भाजपा का जो मैनिफेस्टो था उसको जनता ने नकार दिया था। 2018 के कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसको विधायकों ने नकार दिया। आगामी दिनों में दोनों में से किसी की सरकार बनती है तो किस प्रकार के मैनिफेस्टो पर काम करेंगे? जी गौतम जी। हमारे मैनिफेस्टो जो पुराना माननीय कमलनाथ जी ने बनाया था उसी को पूरा करने का पूरा संकल्प लिया है, और हमारी कांग्रेस पार्टी जो 5 साल में काम करने वाली थी उसको इन्होंने बीच में गिरा दिया। कैसे गिरी सब आप जानते हैं, उनने जो भी धोखाधड़ी की। अगर वो हमारा ये कहना है जो मैनिफेस्टो बना वो पूरा हम काम करने की हमारी पार्टी तैयार थी। कम से कम थोड़ा इतना तो देखना था कि जो 15 महीने दिए तो 3.5 महीने और दे दें। अगर 5 साल में हमारी सरकार काम ठीक से नहीं करती जो घटना हटा देना था। जो घटना होना होती है वो समय पर होती है, आदरणीय वो किसी को बोलकर नहीं होती आदरणीय है। महेश मेरा गौतम जी से निवेदन है कि आप ये बताएं कि आपका मैनिफेस्टो आपके विधायकों ने नकार दिया था, आपकी सरकार गिर गई, अब क्या करेंगे? नहीं, विधायकों ने जो नकारा है उन्हें निजी स्वार्थ के लिए, आप सब जानते हैं, हमारे जनता ने नहीं नकारा, जनता खुश है। आपके मैनिफेस्टो में था कि 2 लाख का कर्ज 10 दिन में माफ करेंगे, अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करेंगे, दोनों काम नहीं कर पाए और आपकी सरकार गिर गई। माननीय कमल भाई हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्हें विधानसभा में जवाब दिया है कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया है, हमारी सरकार 5 साल में पूरा करती। बाकी आपने सरकार जो हमारे लोगों ने छंद स्वाद के लिए गिरा दी, हमारा ये कहना हमारी सरकार को हटा देना था। पर कम से कम 15 साल शिवराज सिंह साहब को देखा तो 5 साल कम से कम कमलनाथ जी को देखना था। राजनीति में स्वार्थ कोई नया शब्द नहीं है। राजनीति में स्वार्थ कोई नया शब्द नहीं है। राजनीति नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए जिसके खिलाफ कल बोलते रहे उससे समझौता कर लेते हैं। क्यों? देखिए, स्वार्थ के भी अलग अलग तरीके हैं। पहला स्वार्थ ये है निजी स्वार्थ। एक स्वार्थ होता है कुर्सी में बैठने का, एक स्वार्थ होता है कि धोखाधड़ी करने का और लोकतंत्र की हत्या करने का। ये लोकतंत्र की हत्या के अंदर हमारी सरकार गई। धोखाधड़ी तो प्रदेश की जनता के साथ कमलनाथ जी ने की थी। कमलनाथ एक ही पूरे युवा बैठे हैं यहाँ पर, एक भी युवा को 4000 रोजगार भत्ता दिया हो तो बता दे, इसमें महिला समूह का कर्जा माफ किया हो तो बता दे। जनता का सम्मान क्या था? जनता के साथ धोखा कमलनाथ जी की सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने किया था धोखा। धोखा शब्द का पर्याय कांग्रेस है। देवेंद्र जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि 2018 में आपके मैनिफेस्टो को जनता ने नकार दिया था, अब आगे आपकी सरकार बनेगी। आदरणीय महेश जी, मैं आपको अवगत करा दूं कि 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी के अगर सारे वोट जलाए तो कांग्रेस से 50,000 वोट ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। कम की नहीं है, बात सीट की है, बात बहुमत की है, बात बहुमत की है। और आपके पास बहुमत नहीं रहा था, मतलब जनता ने आपको नकार दिया। कांग्रेस के पास भी बहुमत नहीं था, उन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई थी। इतना महेश जी मैं आपको अवगत करा दूं। उनके पास मेरी और आपने मेरी बात को स्वीकार किया कि राजनीति में स्वार्थ हावी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी समझौता कर रहे हैं, कांग्रेस चुनाव में ज्यादा मिला था और पूरे मध्य प्रदेश का वोट जोड़ लिए तो 50,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला था। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने स्वीकार किया था। भारतीय जनता पार्टी को आधार पे अगर बात की जाए तो कमलनाथ सरकार ही मुख्यमंत्री बने थे जनता के हिसाब से, वोटिंग के आधार पे। लेकिन आपके कमलनाथ की सरकार सत्ता में चूर थी या जो भी रीजन रहा हो, वो मंत्रियों को या विधायकों को संभाल नहीं पाई तो बीजेपी में उनको आना पड़ा। ऐसे क्या मजबूरी थी? देखिए संभाल पाई उन्होंने, उनको निजी स्वार्थ था। जो हमारे 22 लोग को पद और पैसा का स्वार्थ था, जब जाके हमारी सरकार गिरी। और अगर ऐसा हर कोई इनकी हम भी अगर ऐसा करना चाहें हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते जो। मेरा मनोज जी से एक आखिरी प्रश्न है कि क्या बहुमत में 2-4 सदस्य कम पड़ने पर आप समझौता स्वार्थ के लिए करेंगे?
मनोज जी, मेरा मनोज जी से प्रश्न है कि यदि चुनाव में 2-4 सीटें कम पड़ी बहुमत में, तो क्या ये भाजपा से समझौता करेंगे? हमारे को कोई सीट कम नहीं पड़ेगी, हम स्पष्ट सरकार बनाएंगे और 28 से 28 नहीं बनी तो क्या करेंगे मनोज नहीं जी? बनेगी तो हम मुकाबला करेंगे, बाकी धोखाधड़ी नहीं करेंगे, मुकाबला करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो पधारे आप।